हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉर्डर रिएक्शन चैनल। और बॉर्डर रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है ऐश जॉन और मेरा नाम है उस्मान। और मेरा नाम है जाजेब। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो है जी 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ ओ यार, का प्रोजेक्ट है दिल्ली एनसीआर मेगा प्लान विल शॉक द वर्ल्ड। इतना कि बजट आया ये कहाँ ना से? सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया को हैरान करने वाला है ये। यार 20 लाख का दुनिया को 20 हैरान लाख करेगा। करोड़ बहुत ज्यादा पैसा है। और ये दिल्ली का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो शुरू ऐसा करने जा वाकई रहे है। हैं। यार इतना पैसा है इंडिया के पास। ये देखें कि आप जो दुनिया में सबसे ज्यादा सोना है ना वो इंडिया के पास है। अच्छा। इसी वजह से इंडिया को सोने की चिड़िया कहते हैं। अच्छा, और 90% हीरा भी इंडिया में होता है, हाँ, वो पॉलिश होता है। 90% हीरा जो सूरत में पॉलिश होता है। यार तो ये तो ये मतलब ना वर्ल्ड क्लास लेवल के हिसाब से अभी ये तो हम अक्सर कहते हैं ना, फॉरनर भी इंडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं। बनाते हैं। फॉरनर भी ये इंडियन ऑडियंस या इंडिया, ये जो लोकेशन है ना इंडिया की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है डेवलपमेंट होगी इसमें। 20 लाख करोड़ बहुत बड़ा यार प्रोजेक्ट है। मल्टीपल प्रोजेक्ट है, एक में बहुत कुछ बड़ा। हो जाती है। अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करो तो फिर तो अरबों खरबों में चला जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों चले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज पाकिस्तान तो अमेरिका बन जाएगा एक हाँ, दिन। दोस्तों आज दिल्ली एनसीआर की जीडीपी 219 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है। कितने मिलियन एनसीआर के इलाके में 68,200 68,200 मिलियन है। Yes. वाह। बिलियनर्स और 50 बिलियनर्स रहते हैं। मुंबई के बाद देश का सबसे वेल्दिएस्ट रीजन दिल्ली एनसीआर को ही माना जाता है। और अभी इसी साल तो गुरुग्राम की टॉप अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग मार्केट ने मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। गोल्फ कोर्स जैसे एरियाज में आज 100 करोड़ रुपए तक के फ्लैट बिक रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि गुरुग्राम की गलेरिया मार्केट ने हाईएस्ट रिटेल रेंटल ग्रोथ इन एंटायर एशिया पैसिफिक रीजन रिकॉर्ड किया है, जो कि 25% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इंक्रीज भी हो रहा है। और नई दिल्ली की खान मार्केट तो इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेल डेस्टिनेशन में से एक है, जिसकी ग्लोबली रैंक 24th है। दिल्ली एनसीआर को पूरे इंडिया का ऑटोमोबाइल इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि गुरुग्राम मानेसर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट में ही 50% से ज्यादा देश की कार मैन्युफैक्चरिंग होती है। दूसरी साइड नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अकेले ही इंडिया के 60% से ज्यादा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर होते हैं। गुरुग्राम आज एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हब में से एक बन चुका है, जहाँ 250 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिस मौजूद है। वहीं एनसीआर B2B ई कॉमर्स और फाइनटेक सेक्टर में तेजी से ग्रो करते हुए नजर आता है। एनसीआर जो है अब इंडिया के लीडिंग स्केल अप इकोसिस्टम में एक बन गया है। और एनसीआर से ही जोमेटो, पेटीएम, ब्लिंकिट और मेक माई ट्रिप जैसे यूनिकॉर्न्स निकले हैं। साथ ही एनसीआर में अब जीसीसी मतलब कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का भी बूम देखने को मिल रहा है, जो इस पूरे दिल्ली एनसीआर के रीजन की ग्रोइंग ग्लोबल इंपोर्टेंस को दिखाता है। दिल्ली एनसीआर हर साल 2 लाख करोड़ से ज्यादा पर्सनल इनकम टैक्स और सेंट्रल जीएसटी कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ से कलेक्ट होने वाले डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी का वॉल्यूम इतना बड़ा है कि ये काफी सारे इंडियन स्टेट के पूरे एनुअल बजट से भी काफी ज्यादा है। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने में भी एक मेजर रोल प्ले करता है दिल्ली एनसीआर। ऑफिशियली इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 5.31 लाख तक पहुंच चुकी है, जो नेशनल एवरेज से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया अब प्लान कर रहा है एनसीआर का एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन, जिसको लेकर आज मीडिया में मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, जिसको आप इंडिया का एनसीआर 2 भी बोल सकते हो। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्या है एनसीआर 2 का प्लान एंड क्या है एनसीआर गोल्डन रिंग, और क्या यह प्लान रियल में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है एनसीआर। देखिए, ऑफिशियल मैप में न्यू दिल्ली बस एक छोटा सा डॉट लगता है, लेकिन रियलिटी में दिल्ली अपनी बाउंड्रीज को कब का क्रॉस कर चुका है। और आज ये एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में एक मैसिव बॉर्डरलेस मेगा इकोनॉमिक हब बन चुका है। तो आखिर एनसीआर है क्या? देखिए, 1985 में इंडिया ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया। कैपिटल के अराउंड एक ह्यूज इकोनॉमिक रीजन क्रिएट किया गया, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया गया। आज एनसीआर का एरिया लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो पूरे स्विट्जरलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन ऐसे करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, 1970 और 80 के दशक में दिल्ली अपनी ही ग्रोथ प्रेशर के नीचे दबने लगी थी। दिल्ली की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, लैंड कम पड़ रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। तब गवर्नमेंट ने माइग्रेशन रोकने की जगह कैपिटल को ही एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया, और यही एनसीआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बनी। जहां मुंबई अरेबियन सी की वजह से लिमिटेड लैंड पर डिपेंड करता है, वही एनसीआर के पास एक्सपेंशन के लिए काफी ज्यादा लैंड अवेलेबल थी।
और इसी एडवांटेज का यूज करके एक स्पेशलाइजेशन मॉडल डेवलप किया गया, जिसमें दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल बनी और गुरुग्राम कॉर्पोरेट हब बना, नोएडा इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में उभर कर आया। लेकिन अभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हमें देखने को मिली है कि जो पूरा एनसीआर रीजन बनाया गया था, जहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट आई थी, वो भी अब पूरी तरह अंडर प्रेशर में आ गया है और वहाँ भी माइग्रेशन की वजह से और पॉपुलेशन की वजह से अब जगह काफी ज्यादा कम पड़ने लगी है। तो इसीलिए अब वक्त आ गया है एनसीआर के एक्सपेंशन का। देखिए, वैसे तो जो एनसीआर का दायरा है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन जब हम मेन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो केवल गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद तक ही सीमित है। लेकिन अब यहाँ से आगे की स्टोरी भी स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं एनसीआर के एक्सपेंशन की ओर और देखते हैं हमारी पहली रिपोर्ट जो है दी 20 लाख करोड़ मास्टर प्लान फॉर एनसीआर। अब यहीं से स्टोरी का सबसे बड़ा रिवील आता है। देखिए, एनसीआर के लिए रीजनल प्लान 2041 अब डिस्कस होने लगा है और इस प्लान का स्केल जो है वो कोई नॉर्मल सिटी प्लानिंग जैसा नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स की माने तो प्लानर एनसीआर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अराउंड 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। दिल्ली एंड एनसीआर डेकेड से माइग्रेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, हाउसिंग प्रेशर, पोल्यूशन और अनप्लान अर्बन एक्सपेंशन का लोड कैरी कर रही है। एनसीआर पीबी के डॉक्यूमेंट्स में खुद मेंशन किया गया है कि दिल्ली की पॉपुलेशन ग्रोथ का एक मेजर रीजन माइग्रेशन रहा है और ये माइग्रेशन सिर्फ नेबरिंग स्टेट से नहीं बल्कि इंडिया के ओवरऑल सभी स्टेट से आता है। और एनसीआरटीसी के टीओडी रिसर्च के अकॉर्डिंग एनसीआर की पॉपुलेशन 2041 के अराउंड 11 करोड़ को भी क्रॉस कर सकती है। यानी क्वेश्चन ये नहीं है कि दिल्ली एक्सपेंड होगी या नहीं, बल्कि क्वेश्चन ये है कि दिल्ली का प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी प्रॉब्लम का आंसर है रीजनल प्लान 2041। इस सिंगल प्लान के अंडर ही 5 से 8 नए स्मार्ट टाउनशिप डेवलप करने का प्रपोजल डिस्कस हो रहा है। और जो ये टाउनशिप होगी ये कोई सिंपल रेसिडेंशियल कॉलोनीज नहीं होगी, बल्कि आइडिया ये है कि इनके अंदर हाउसिंग, जॉब, इंडस्ट्रीज, ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंटीग्रेटेड मोड में डेवलप हो। मतलब लोग सिर्फ दिल्ली में काम करने के लिए एनसीआर के अलग अलग कॉर्नर से ट्रेवल ना करे। अब प्लान ये है कि एनसीआर के अंदर ही नए इकोनॉमिक सेंटर क्रिएट किए जाए। इसी को प्लानर डिसेंट्रलाइज अर्बन ग्रोथ कहते हैं और यही रीजन है कि इस प्लान का कोर फोकस सिर्फ लैंड डेवलपमेंट नहीं बल्कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग है पहले हाई स्पीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाओ, फिर उसके स्टेशंस के अराउंड डेंस, वोकेबल, मिक्स यूज डेवलपमेंट क्रिएट करो, जहाँ पे घर भी हो, ऑफिस भी हो, मार्केट भी हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हो, साथ ही सभी चीजें वॉकिंग डिस्टेंस पर हो, जिससे ट्रैफिक एंड पोल्यूशन पर भी काबू पाया जा सके। क्योंकि ये पॉपुलेशन जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज को एक जगह कंसंट्रेट करने की बजाय पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इसी विजन का सबसे एम्बिशियस पार्ट है 30 मिनट एनसीआर। मतलब कि दिल्ली और एनसीआर के सभी मेजर सिटीज के बीच के ट्रेवल टाइम को हाई स्पीड रेल, आरआरटीएस टाइप सिस्टम और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू 30 मिनट की रेंज में लाना। यानी कि आप दिल्ली एनसीआर के भले ही किसी भी शहर में रहते हो तो आपके शहर और दिल्ली के बीच में 30 मिनट से ज्यादा टाइम ट्रांसपोर्ट में नहीं लगना चाहिए। ऑलरेडी दिल्ली और मेरठ के बीच में आरआरटीएस ऑपरेशनल है, जिसने इस पूरी बेल्ट पर डेवलपमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज अनलॉक भी कर दी है। तो अगर 30 मिनट एनसीआर मॉडल सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होता है तो दिल्ली एनसीआर का स्ट्रक्चर मुंबई या बेंगलुरु जैसे सिंगल ओवरलोडेड सिटी मॉडल नहीं रहेगा। ये टोक्यो स्टाइल मेट्रोपॉलिटन रीजन के क्लोज जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि टोक्यो का आखिर मॉडल क्या है। टोक्यो में जो है वो कोर सिटी के अराउंड में मल्टीपल सेल्फ सस्टेनिंग अर्बन सेंटर्स बनाए जाते हैं जो फास्ट ट्रैक रेल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। लोग हर काम के लिए सेंट्रल सिटी पर डिपेंडेंट नहीं होते वहाँ पे। एनसीआर रीजनल प्लान 2041 भी इसी डायरेक्शन में सोच रहा है। दिल्ली को और बड़ा बनाना सोल्यूशन नहीं है, बल्कि दिल्ली के प्रेशर को एनसीआर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सोल्यूशन है। जब ये प्लान ग्राउंड पर एग्जीक्यूट होगा तो दिल्ली एनसीआर का फ्यूचर सिर्फ बिगेस्ट सिटी नहीं होगा, इट कुड बिकम इंडियाज फर्स्ट ट्रूली इंटीग्रेटेड मेगा रीजन। नेक्स्ट चैप्टर है दी गोल्डन रिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप एनसीआर के मैप को ध्यान से देखो तो एक 135 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे दिल्ली के बाहर एक बड़ा सा सर्कल बनाता हुआ नजर आपको आएगा, जो है कुंडली मानेसर पलवल या फिर सिंपली केएमपी एक्सप्रेसवे। और ये रिंग कंप्लीट होती है जब उत्तर प्रदेश की साइड से केजीपी एक्सप्रेसवे मतलब कि कुंडली गाजियाबाद पलवल से कनेक्ट हो जाता है। मतलब एक कंप्लीट बाईपास ऑफ दिल्ली एनसीआर। और इस पूरे एनसीआर के रीजन में हमें जहाँ सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है वो भी इन्हीं रीजन के अंदर है। मतलब कि जो ये बाहर रिंग बनी हुई है पूरी केजीपी और केएमपी एक्सप्रेसवे की, इसके अंदर ही सबसे ज्यादा अर्बन डेवलपमेंट दिल्ली एनसीआर में हुई है। अब ज्यादातर लोग सिर्फ इसे एक बाईपास के रूप में देखते हैं, एक ऐसी रोड जो ट्रक्स को दिल्ली के बाहर डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन प्लानर्स इसे कुछ अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनके लिए केएमपी एक्सप्रेसवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नहीं है, ये एनसीआर के अगले ग्रोथ साइकिल की बैकबोन बन
सकता है। हरियाणा के सब रीजन प्लान के अंदर केएमपी कॉरिडोर के आसपास एक मैसिव अर्बन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया है। इस पूरे फ्रेमवर्क का जो सेंटर पीस है वो है पंचग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव है केएमपी कॉरिडोर के अलोंग मल्टीपल इंटीग्रेटेड अर्बन सेंटर डेवलप करना। एक बार पहले भी इस प्लान के बारे में काफी साल पहले बात हुई थी, लेकिन तब इस पे ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन अब रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ 5 ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज डेवलप करने की प्लानिंग फिर से की जा रही है और इन 5 शहरों का कंबाइंड डेवलपमेंट फुटप्रिंट लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग कॉरिडोर के अंदर रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स, कमर्शियल सेंटर्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस को एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम के रूप में डेवलप करने का विजन यहाँ रखा गया है। यानी आइडिया सिर्फ नए सेक्टर्स का नहीं है, आइडिया है नए इकोनॉमिक सेंटर क्रिएट करना। ऐसे सेंटर्स जो दिल्ली पर डिपेंडेंसी को कम कर सके और एनसीआर के अंदर ही जॉब्स, इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और इसी वजह से केएमपी एक्सप्रेसवे की रोल भी काफी ज्यादा बदल रही है। ये अब सिर्फ व्हीकल्स के मूव करने वाली रोड नहीं रहने वाली, ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने वाला कॉरिडोर बनने वाला है। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे ऐड करनी होगी कि जो रिसेंटली केएमपी एक्सप्रेसवे की हालत है वो थोड़ी नहीं काफी ज्यादा खराब है, तो इसको पहले अभी मेंटेनेंस की काफी ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट चैप्टर है द रेल नेटवर्क बिहाइंड द एक्सपेंशन। देखिए एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर केएमपी एक्सप्रेसवे के आसपास नए सिटीज, इंडस्ट्रियल क्लस्टर और कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट डेवलप होते हैं, एक्सप्रेसवे की हालत इतनी अच्छी तो है नहीं। और हिस्ट्री हमें एक सिंपल लेसन ये भी सिखाती है कि सिटीज रोड के आसपास डेवलप हो सकती है, लेकिन जो मेगा रीजन्स होते हैं उनको रेल कनेक्टिविटी के आसपास ही डेवलप किया जाता है। और इसीलिए एनसीआर का फ्यूचर एक्सपेंशन का दूसरा पिलर होने वाला है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, मतलब कि HORC। देखिए आज दिल्ली एनसीआर का काफी सारा रेलवे ट्रैफिक दिल्ली के थ्रू ही पास होता है, चाहे फिर वो फ्रेट मूवमेंट हो या रीजनल पैसेंजर मूवमेंट हो। इसका ऑब्जेक्टिव भी यही होने वाला है कि लोगों को और फ्रेट को दिल्ली के अंदर लाए बिना एनसीआर के मेजर ग्रोथ सेंटर के बीच कनेक्ट करना। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को एनसीआर के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रेल कॉरिडोर में से एक माना जा रहा है। और इसका इंपैक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तक सीमित नहीं रहेगा, रेल कनेक्टिविटी के साथ साथ नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर इमर्ज कर सकते हैं, साथ ही लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकती है और केएमपी कॉरिडोर के आसपास नए अर्बन ग्रोथ सेंटर काफी ज्यादा आराम से डेवलप हो सकते हैं। लेकिन स्टोरी यहाँ और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि प्लानर सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं बना रहे, वो एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पचगांव और खिड़कीदोला जैसी लोकेशंस को फ्यूचर मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के रूप में देखा जा रहा है, जहां मल्टीपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक साथ कन्वर्ज कर सकते हैं, जिसमें कि HORC होगा, दिल्ली अलवर RRTS होगी, मेट्रो सिस्टम्स होंगे, बस सिस्टम होंगे और फ्यूचर रीजनल ट्रांजिट कॉरिडोर्स भी होंगे। और फ्यूचर में जब इस टाइप का इंटीग्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो एनसीआर के कई हिस्सों में ट्रेवल और फ्रीट मूवमेंट का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो सकता है। और फरुखनगर सुल्तानपुर रेलवे लाइन जो अगेन हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर को इंटरचेंज करती है, उसको भी इस नई डेवलपमेंट का पूरा फायदा मिल सकता है, क्योंकि गुरुग्राम के फरुखनगर रीजन में आज काफी बड़े बड़े लॉजिस्टिक ई कॉमर्स हब है जो पूरे एनसीआर की डिमांड को फुलफिल करते हैं और काफी बड़े ऑटोमोबाइल के यार्ड भी यहीं से लोड होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एनसीआर सेकंड ग्रोथ स्पाइन। देखिए अभी तक हमने वीडियो में बात की है वेस्ट ऑफ गुरुग्राम एंड केएमपी एक्सप्रेसवे वाले रीजन की। अब इसके अलावा एक और ऐसा रीजन है एनसीआर का जो हरियाणा के अलावा राजस्थान की तरफ भी ग्रो करने वाला है, जो है दिल्ली अलवर RRTS प्रोजेक्ट। ये एनसीआर की हाई स्पीड बैकबोन बन सकती है। ये सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं होने वाला दोस्तों, ये साउथर्न एनसीआर की ज्योग्राफी को पूरी तरह बदल सकता है। फ्यूचर में ये कॉरिडोर दिल्ली से कनेक्ट करेगा डायरेक्ट गुरुग्राम, मानेसर, धारवेड़ा, रेवाड़ी, भिवाड़ी और अलवर को, मतलब एक कंप्लीट नई डेवलपमेंट की बेल्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। और जो ट्रेन यहाँ पे चलेंगी नमो भारत ट्रेन होंगी, जिनकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। इसका मतलब सिंपल ये है, जो एरिया आज एनसीआर के आउटस्ट्राइक माना जाता है, वही कल एनसीआर का नेक्स्ट मेजर ग्रोथ हब बन सकता है। जैसे जैसे इन सभी सिटीज के बीच में ट्रेवल टाइम घटेगा, वैसे वैसे इंडस्ट्रीज, ऑफिस, हाउसिंग और इन्वेस्टमेंट भी कॉरिडोर के साथ मूव करने लगेंगे। और यही वजह है कि दिल्ली के प्लानर्स इस दिल्ली अलवर RRTS को सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं देखते, बल्कि इसको कंप्लीटली रीजन को ट्रांसफॉर्म करने वाले प्रोजेक्ट के रूप में देखते हैं। दोस्तों अभी तक हमने अपनी इस वीडियो में HORC, RRTS और एग्जिस्टिंग केएमपी एक्सप्रेसवे की तो बात कर ली है, लेकिन एक और बड़ा एक्सपेंशन एनसीआर में होने वाला है, जो होगा द गुरुग्राम झज्जर कॉरिडोर। 33 किलोमीटर लंबा 6 लेन कॉरिडोर जो वेस्टर्न गुरुग्राम को सीधा झज्जर और तेजी से डेवलप हो रही रिलायंस मेट सिटी रीजन से कनेक्ट कर
मिलेगा। देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे एंड ग्लोबल सिटी डेवलपमेंट के बाद अब डेवलपमेंट जो है वो गुरुग्राम के वेस्ट की तरफ डेवलप हो रही है और इसीलिए हरियाणा सरकार ने अचानक से सबको चौंका कर यहाँ 6 लेन का कॉरिडोर अप्रूव कर दिया है। और इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ एक नई रोड से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये कॉरिडोर दिल्ली एनसीआर को हरियाणा के सबसे एम्बिशियस इंडस्ट्रियल और अर्बन डेवलपमेंट जोन में एक माने जाने वाला मेट सिटी के साथ डायरेक्टली हाई स्पीड कनेक्टिविटी दे सकता है। मेट सिटी ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एकड़ में डेवलप हो रही है और जो मेट सिटी है वो पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में से एक है। एंड इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक अलग से नई वीडियो बन सकती है, तो इसको यहाँ ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ अगर प्रपोज फरूखनगर बाईपास भी रियलिटी बनता है तो फ्रेट मूवमेंट और रीजनल कनेक्टिविटी दोनों में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ कुछ डेकेड्स पहले तक फरूखनगर को एनसीआर के ग्रोथ मैप में कोई मेजर पोजीशन नहीं दी जाती थी, लेकिन आज सिचुएशन काफी अलग हो चुकी है। फरूखनगर ग्रेजुअली उन कॉरिडोर के बीच में उभर रहा है जो एनसीआर के फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। आज ये स्ट्रेटेजिकली क्लोज है केएमपी एक्सप्रेसवे के, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के, दिल्ली अलवर आरआरटीएस के इन्फ्लुएंस जोन में आता है, मेट सिटी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कॉरिडोर के जोन में आता है, मेजर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ ऑलरेडी है एंड अब फाइनली गुरुग्राम झज्जर का भी 6 लेन कॉरिडोर यहाँ अप्रूव हो चुका है। और ये सब मिलके इस पूरे रीजन को फ्यूचर में एनसीआर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द गवर्नमेंट इज बाइंग लैंड अगेन एंड इन्हीं सब डेवलपमेंट के बीच में एचएसवीपी की तरफ से भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। एचएसवीपी गुरुग्राम रीजन में अपने सबसे बड़े अर्बन एक्सपेंशन की ड्राइव पर काम स्टार्ट कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एचएसवीपी फ्यूचर सेक्टर और प्लान अर्बन डेवलपमेंट के लिए 17,000 एकड़ से ज्यादा लैंड एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहा है और इसी प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है हरियाणा गवर्नमेंट का ई भूमि पोर्टल, जिसके थ्रू ही लैंड पूलिंग जैसे मॉडल्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक्सपेंशन किसी एक लोकेशन तक सीमित नहीं होगा जैसे पहले होता था। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये सारे जो प्लान है वो एनसीआर के एक्सपेंशन को ध्यान में रख के किए जा रहे हैं। तो एचएसवीपी भी यहाँ पे मल्टीपल ग्रोथ कॉरिडोर को अनलॉक कर रहा है, जिसके अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे की पूरी बेल्ट हो गई, एसपीआर रोड कॉरिडोर हो गया, न्यू गुड़गांव हो गया, NH48 के आसपास के काफी सारे रीजन हो गए, साथ ही पटौदी और फरूखनगर की ग्रोथ बेल्ट हो गई। और इसी एक्सपेंशन के अंडर कुछ कम्प्लीटली नए सेक्टर भी प्लान किए जा रहे हैं, जहाँ पे होगा पटौदी का एक्सपेंशन, जहाँ पे सेक्टर 2, सेक्टर 3 और सेक्टर 4 के लिए लगभग 643 एकड़ ऑफ लैंड आइडेंटिफाई की गई है। एंड सेकंड है फरूखनगर एक्सपेंशन, जहां पर सेक्टर 3 के लिए लगभग 263 एकड़ की जो लैंड है वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जनरली वहां पर नए सेक्टर प्लान नहीं करती जहां उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ नजर न आ रही हो। अगर गुरुग्राम के छोटे छोटे शहर और कस्बों में भी इस तरह के सेक्टर प्लान हो रहे हैं तो ये बिल्कुल एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे हमें ह्यूज ग्रोथ देखने को मिलेगी। और शायद इसीलिए अब हरसरू, फरूखनगर, पटौदी, झज्जर, मानेसर जैसे नाम एनसीआर की प्लानिंग मैप पर तेजी से उभर कर आने लगे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है नॉर्थ एनसीआर इज वेकिंग अप। कई डेकेड्स तक आपने देखा होगा एनसीआर की ग्रोथ स्टोरी 2 डायरेक्शन के आसपास घूमती रही थी, पहला गुरुग्राम एंड सेकंड नोएडा। सारी मेजर इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट ऑफिस, रियल एस्टेट ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सबका फोकस लार्जली एनसीआर के वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर्स पर ही था। लेकिन अब पिक्चर यहाँ पे बदल रही है और एनसीआर का एक और हिस्सा रैपिडली स्पॉटलाइट में आ रहा है, जो कि है नॉर्थ एनसीआर। इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ा ड्राइवर हो सकता है प्रपोज्ड दिल्ली पानीपत करनाल नमो भारत कॉरिडोर, एक हाई स्पीड रीजनल ट्रांजिट कॉरिडोर जो दिल्ली को कुंडली, सोनीपत, गन्नौर, समालका, पानीपत और आगे करनाल तक कनेक्ट कर सकता है। और जब ये प्रोजेक्ट रियलिटी बन जाएगा तो नॉर्थ हरियाणा की काफी सिटीज पहली बार हाई स्पीड रीजनल कनेक्टिविटी नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। और हिस्ट्री बताती है कि जहाँ फास्ट कनेक्टिविटी पहुंचती है वहाँ इन्वेस्टमेंट भी अपने आप पहुंचने लगती है एंड वहाँ पर अर्बन ग्रोथ भी एक्सेलरेट हो जाती है। लेकिन स्टोरी सिर्फ नमो भारत तक सीमित नहीं है, एक और प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल धीरे से नॉर्थ एनसीआर की फाउंडेशन को, एंड वो प्रोजेक्ट है रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो एक्सटेंशन। ये प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को हरियाणा की बाउंड्रीज के करीब ले जाएगा और नॉर्थ दिल्ली एंड साउथ हरियाणा के बीच अर्बन कनेक्टिविटी को काफी इंप्रूव कर सकता है। अलग अलग देखने पे ये 2 अलग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लग सकते हैं, लेकिन साथ में देखें तो ये नए ग्रोथ कॉरिडोर की फाउंडेशन नजर आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ साल पहले गुरुग्राम और नोएडा के साथ हुआ था। और अगर प्लान कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अर्बन एक्सपेंशन एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं तो कुंडली, सोनीपत और पानीपत बेल्ट एनसीआर
एनसीआर के अगले मेजर ग्रोथ जोन में से एक बनेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है द ईस्ट एनसीआर एक्सपेंशन। देखिए, अगर वेस्ट एनसीआर की ग्रोथ स्टोरी केएमपी एक्सप्रेसवे और पंचग्राम के आसपास लिखी जा रही है, तो ईस्ट एनसीआर की स्टोरी एक बहुत बड़े एयरपोर्ट के आसपास लिखी जा रही है, जो कि है जेवर एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ज्यादातर लोग जो है जेवर को सिर्फ एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के रूप में देखते हैं, लेकिन प्लानर्स के लिए एयरपोर्ट सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो बन रहा है ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जी जेवर एयरपोर्ट। और ये अभी जो है वो चाइना में है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, लेकिन इसके बाद मतलब इंडिया में होगा। ये मेरे ख्याल में चल गया है। नहीं अभी नहीं शुरू हुआ, अभी बनना शुरू हुआ है और असली स्टोरी उसके आसपास डेवलप हो रहा पूरा इकोसिस्टम है। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, एयरपोर्ट सिटी प्रोजेक्ट है। आज येड़ा रीजन में सिर्फ रनवे नहीं बना है, बल्कि पूरा नया अर्बन इकोनॉमी जोन अनलॉक हुआ है, जिसके अंदर आने वाले टाइम में आपको लॉजिस्टिक पार्क, मैन्युफैक्चरिंग हब, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, वेयर हाउसिंग, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट एंड रेसिडेंशियल टाउनशिप देखने को मिलेगी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से नहीं हो रहा, यहाँ पे नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं और नई आरटीएल रोड्स बन रही हैं, जैसे कि प्रपोज्ड फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे, जो ईस्ट एनसीआर के लिए एक मेजर काफी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, जो ईस्ट एनसीआर के लिए एक मेजर ग्रोथ इंजन बन सकता है। ये कॉरिडोर फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद से सीधा जेवर एयरपोर्ट रीजन से कनेक्ट करेगा, जिससे ट्रेवल टाइम तेजी से रिड्यूस हो सकता है। इसका भी इम्पैक्ट सिर्फ मोबिलिटी तक सीमित नहीं रहेगा, एक्सप्रेसवे के आसपास नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होंगे, साथ ही फरीदाबाद को भी नए एरिया अनलॉक करने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। फरीदाबाद के अंदर काफी ज्यादा नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आएंगे, साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा और जेवर के एरिया में भी एक्सप्रेसवे के आसपास लॉजिस्टिक हब, कमर्शियल डेवलपमेंट और अर्बन ग्रोथ क्लस्टर भी बन सकते हैं। यानी ग्रोथ सिर्फ जेवर के अंदर नहीं होगी, जेवर के आसपास पूरा बेल्ट ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे रीजनल रेल कनेक्टिविटी जैसे आरआरटीएस को भी प्रपोज किया गया है, जो कि लगभग 72 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा। एंड ये कॉरिडोर गाजियाबाद को सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा, जिसका रूट ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नॉलेज पार्क, सूरजपुर, परी चौक, येड़ा के डेवलपिंग सेक्टर से गुजरते हुए निकलेगा। और इस पूरे कॉरिडोर की सबसे खास बात यह है कि इस कॉरिडोर पर मेट्रो भी चल सकती है और हाई स्पीड नमो भारत की सर्विस भी चल सकती है, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा जा सकती है। यानी एनसीआर के नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट से एयरपोर्ट तक पहुंचना पहले से काफी ज्यादा फास्ट और कन्वीनियंट हो सकता है। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी येड़ा के प्लानिंग रीजन में भी आज काफी सारे जो गांव है वो तेजी से अर्बन क्लस्टर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जो एरियाज पिछले कुछ साल पहले ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, वहीं आज इंडस्ट्रियल पार्क, हाउसिंग प्रोजेक्ट और कमर्शियल डेवलपमेंट काफी ज्यादा चल रही है। और शायद इसीलिए ईस्ट एनसीआर की ग्रोथ ट्रेडिशनल अर्बन एक्सपेंशन जैसी नहीं है, ये ऑलमोस्ट एक नया सिटी रीजन क्रिएट करने जैसा लगता है। अगर गुरुग्राम एनसीआर का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ स्टोरी था और नोएडा एनसीआर का फर्स्ट प्लान अर्बन सक्सेस था, तो जेवर और येड़ा रीजन एनसीआर का नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ इंजन बन सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवेज चेंज एवरीथिंग। अगर एनसीआर की ग्रोथ को समझना है तो सिर्फ सिटीज को मत देखिए, कॉरिडोर्स को देखिए। और उन्हीं कॉरिडोर्स में से एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं है, ये एनसीआर के ग्रोथ मैप को रीड्रॉ कर रहा है। सोहना, नूह, धारूहेड़ा, भिवाड़ी, ये वही रीजन है जो कुछ साल पहले तक मेन स्ट्रीम एनसीआर ग्रोथ के डिस्कस का हिस्सा नहीं होते थे, लेकिन आज यहाँ की पिक्चर भी बदल रही है। जैसे जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है, वैसे वैसे लैंड वैल्यू, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, वेयर हाउसिंग डिमांड और रियल एस्टेट एक्टिवली बढ़ने लगती है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसी प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रही है। पर्टिकुलरली साउथ एनसीआर में अगर देखें तो यहाँ पे नए लॉजिस्टिक पार्क्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। और जब इस एक्सप्रेसवे को केएमपी, एचओआरसी, दिल्ली अलवर आरआरटीएस और गुरुग्राम झज्जर कॉरिडोर के साथ देखते हैं तो एक चीज साफ नजर आती है कि एनसीआर की ग्रोथ अब सिर्फ एक सिटी के आसपास नहीं बची, बल्कि पूरे रीजन के अंदर तेजी से बढ़ रही है। एंड साथ ही जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसके कनेक्टेड रोड्स फरीदाबाद को भी कनेक्ट करते हैं, जिससे फरीदाबाद के काफी सारे नए सेक्टर और एरिया अनलॉक हुए हैं और फरीदाबाद भी अपने एक्सपेंशन को आज देख रहा है। नेक्स्ट सेक्टर है एनसीआर इज बिकमिंग इंडिया लॉजिस्टिक कैपिटल। जब लोग एनसीआर के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में यूजुअली हाई राइज, ऑफिस, रेजिडेंशियल टाउनशिप आते हैं, लेकिन एनसीआर में एक और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और शायद लॉन्ग टर्म में ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, द राइज ऑफ एनसीआर एज ए लॉजिस्टिक पावर हाउस। इस स्टोरी का सेंटर है दादरी, एक ऐसी लोकेशन जो आम लोगों के लिए शायद ज्यादा फेमस ना हो, लेकिन लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए ये इंडिया के सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन
लोकेशन में से एक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं इंडिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट फिएट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फिएट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फिएट कॉरिडोर। यानी ईस्ट से आने वाले फिएट और वेस्ट से पोर्ट की तरफ जाने वाले फिएट दोनों नेटवर्क एनसीआर के पास ही कन्वर्ज करते हैं और इसी वजह से दादरी ग्रेजुअली इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट फिएट एंड लॉजिस्टिक नोड्स में से एक बनता जा रहा है। Your thoughts? लेकिन स्टोरी सिर्फ रेल कॉरिडोर्स तक सीमित नहीं है। इन कॉरिडोर्स के आसपास भी रैपिडली डेवलपमेंट हो रही है। मेगा वेयर हाउसिंग पार्क्स यहाँ बन रहे हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज यहाँ पे डेवलप हो रही है, साथ ही सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ये एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगले डेकेड में लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एनसीआर की इकोनॉमी का उतना ही इंपॉर्टेंट पिलर बन सकता है जितना रियल एस्टेट एंड सर्विस सेक्टर है। हमने इस वीडियो में एक्सप्रेस तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने एनसीआर के 2 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को देखा कि वो जो मेगा आगे मतलब मेगा प्लान है उनका दिल्ली के लिए कि वो कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं उसको, कहीं से ट्रैवल कनेक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं। ये हर लिहाज से वो कह रहे हैं कि मतलब बेशक, क्योंकि मैंने देखा ना जितनी वीडियो में कुछ जो समझ आया वो ये है कि क्योंकि लोग माइग्रेशन करके इधर आ रहे थे, तो जिस वजह से मतलब इधर मतलब पॉपुलेशन भी ज्यादा हो रही थी और मतलब ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही थी, मतलब लैंड ये वो सारे इशू आ रहे थे, लोग ज्यादा थे जगह कम थी ऐसे, इसलिए उन्होंने जगह को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने कहा कि ये जो आसपास के हैं ना, जैसे हरियाणा का उन्होंने बताया और भी ईस्ट साउथ से, वो उन्होंने कहा कि वो कनेक्टिविटी उन्होंने आसान बना दी कि आधे घंटे में लोग आ भी सकते हैं, आधे घंटे में जा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उधर के लोग इधर आके काम कर सकते हैं, शाम को अपने घर वापस जा सकते हैं, इतनी तेज कनेक्टिविटी वो कर रहे हैं। उधर तो जगह बढ़ाई है, इधर आबादी कम करनी पड़ती है। ये ऐसे ही है कुछ, लेकिन ये बहुत बड़ा बजट है क्योंकि दिल्ली की जीडीपी भी हमने देखा कि 210 बिलियन है ना, शायद इतनी थी, तो 10 बिलियन डॉलर 10 बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा है। तो ये उस हिसाब से मतलब देखा जाए तो काफी मतलब बहुत मेगा प्रोजेक्ट है और काफी वैल्यू हासिल है, क्योंकि ये हमने देखा जैसे नोएडा और गुरुग्राम ये दोनों को बड़ी वैल्यू दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने एक और मतलब दूसरी साइड जो साउथ साइड मतलब नॉर्थ साइड थी उसमें उन्होंने कवर किया कि अब इधर भी मेगा प्रोजेक्ट जो है वो उनकी रीच बढ़ाई जाएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग था और काफी चीजें क्योंकि ज्यादा नॉलेजेबल चीजें थी तो इतनी ज्यादा याद नहीं रही, हम भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे थे। तो मजीद कोई बात ऐसी है जो हम भूल गए या वीडियो में मिस कर गए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सबसे हैरान कुन हमें तो हर बार यही बात लगती कि इंडिया के पास इतना बजट है कि भाई छोटे मतलब प्रोजेक्ट इतने हमने फॉलो कर लिए, मेरे ख्याल से हमारे चैनल पता नहीं कितनी वीडियो है, तो हमने बहुत से प्रोजेक्ट रेलवे एयरपोर्ट मेगा प्रोजेक्ट पर है, तो वो मतलब बहुत ज्यादा बजट है इंडिया के पास, साथ साथ में सबको लेके चल रही है, मतलब हर सिटी में काम होता है ये छोड़ दिया नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो? ये वीडियो लाइक करके जरूर बताएं और अगर आप कोई नया टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, बाय बाय।